बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम लोग जो है वो अम, जो सी लैंग्वेज का जो हमारे पास रिवीजन डॉक्यूमेंट था उसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पास स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। तो ये कह रहा है व्हाट इज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। सी लैंग्वेज जो है वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग कहलाती है। डिस्क्राइब द प्रोग्राम डेवलपमेंट। अब देखिए स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का मतलब क्या हुआ। अब हमने चूंकि सी प्रोग्रामिंग कर ली है तो आप स्ट्रक्चर्ड को समझेंगे कि होता क्या है। आप जानते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का मतलब ये हो गया कि आपके प्रोग्राम में एक सर्टेन स्ट्रक्चर हो जो एक खास किस्म का काम कर रहा हो। मसलन मैंने 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट कराने, तुम्हारे दिमाग में कोई खास स्ट्रक्चर आया? क्या फॉर का लूप स्ट्रक्चर आ गया तुम्हारे ध्यान में कि पूरे प्रोग्राम में एक जगह ऐसा होगा जहां पे लूपिंग हो रही होगी। तुमने एक यूजर से इनपुट लेना है और उसको मैसेज प्रिंट कराना है कि नंबर अगर ग्रेटर देन 0 तो कहे पॉजिटिव और लेस देन 0 हो तो कहे नेगेटिव। अब इफ एल्स का स्ट्रक्चर आ गया। इस स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा? ऐसी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो खास किस्म का क्या कर रही है, काम कर रही है। अच्छा, अगर मैं अपने पूरे प्रोग्राम में कोई खास स्ट्रक्चर शो नहीं कर पाता तो मेरे लिए रीडेबिलिटी बड़ी मुश्किल होती है। वैसे मैं तुमसे ये कहता हूं कि तुम सुबह से लेके रात तक तुम्हारी जो रूटीन है वो एक पेपर में लिख दो। तुम स्टेटमेंट 1 2 3 करके आखिर तक लिख दो। लिख दिया। अभी बताइए क्या इस रूटीन के अंदर अगर आपने कोई बज़ाहिर देखने में शुरू से आखिर तक आपने लिख दिया और कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया उसमें, क्या इस रूटीन में स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं? नहीं। क्यों? मसलन स्ट्रक्चर मतलब क्या? कोई खास काम पूरे दिन की रूटीन में क्या आप कुछ मखसूस काम करते हैं? मसलन सुबह उठने के बाद नाश्ता एक मखसूस काम है, उसका एक सेपरेट स्ट्रक्चर बन सकता है। आगे चलते स्कूल आ गए, स्कूल का एक स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर के अंदर फर्दर स्ट्रक्चर आपकी क्लासेस, क्लासेस में कौन कौन से पीरियड्स हो रहे हैं। घर पहुंच के खाना खाना एक स्ट्रक्चर, सो जाना आराम करना एक स्ट्रक्चर, शाम को खेलना एक स्ट्रक्चर। तो आपका एक प्रोग्राम बगैर स्ट्रक्चर के इनिशियली लाइन्स में लिखा हुआ और अगर आप उसे डिवाइड करके स्ट्रक्चर में डिवाइड कर दे, ये कहलाती है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। तो बताइए सी लैंग्वेज क्या स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए? आपको बहुत ये सारे स्ट्रक्चर्स तो पढ़े आपने जो कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ा और लूपिंग स्ट्रक्चर, ये सारी क्या है। तो यहाँ पे क्या है सर, जो स्ट्रक्चर होता है वो तो हमें ज्यादा हेल्प करेगा ना, क्योंकि बिल्कुल एक डायरेक्ट रूटीन है तो उसमें हमें पता नहीं लगेगा कि इस पे आप उसको, हाँ उसकी उसकी प्रेजेंटेशन जो होगी वो और क्या हो जाएगी, बेहतर। तो देखिए क्वेश्चन में ये क्या कह रहे हैं कि डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम एंड इट्स डेवलपमेंट साइकिल। अब स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं सी लैंग्वेज को देखूं तो इसको स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं? क्योंकि देखें इसके स्ट्रक्चर के अंदर एक हैश इंक्लूड का पोर्शन होता है जो मेन से पहले पहले, फिर एक स्ट्रक्चर तुम्हें किसका मिलता है? वॉइड मेन की स्टेटमेंट्स का। और इन स्टेटमेंट्स के अंदर भी आपके पास कंट्रोल का एक स्ट्रक्चर मिल रहा होता है, लूपिंग का एक स्ट्रक्चर, इनपुट स्टेटमेंट्स का एक, वेरिएबल की डेफिनेशन का। तो ये तो अंडरस्टूड हुआ कि ये प्रोग्रामिंग कौन सी हुई? स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। अब देखिए ये इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन दे दी इसकी कि किस तरीके से। देखिए ये माय फर्स्ट प्रोग्राम लिखा हुआ है इन्होंने। वॉइड उस वक्त लिखते हैं जब कोई आउटपुट आपने ना देना हो। अगर आप वॉइड वॉइड ना भी लिखे तो भी ठीक है। वॉइड का मतलब है कोई इनपुट नहीं कोई आउटपुट नहीं, यानी कि ना ही फंक्शन को इनपुट ले रहा है ना ही आउटपुट ले रहा है। ठीक है बेटा, समझ में आई बात? अगला देखें, डेवलपमेंट साइकिल। द फेज थ्रू विच सी प्रोग्राम पासेस इज कॉल्ड डेवलपमेंट साइकिल। जब मैं सी का कोई प्रोग्राम बनाता हूं, कोई प्रॉब्लम आई उसके सॉल्यूशन के लिए प्रोग्राम, मतलब डेवलपमेंट साइकिल से आप उस वक्त भी गुजरेंगे जब आप प्रैक्टिकल का एग्जाम दे रहे होंगे। आपके हाथ में एक प्रॉब्लम आएगी, आप उसको सॉल्यूशन देखिए, जो प्रॉब्लम आएगी वहां से लेके आपके एंड तक। अब यहाँ पे क्या है? फेजेस साइकिल, द स्टेप्स एज फॉलो। एडिटिंग सोर्स कोड। सोर्स कोड वो होता है जो आप प्रोग्राम लिखते हैं, उसको आप लिखे भी और उसे एडिट भी करें। दूसरा क्या है? कंपाइलिंग द प्रोग्राम। सबसे पहले तो आप एडिट करते हैं ना, पहले आप टाइप करते हैं। लेकिन मुझे बताओ टाइप करने से पहले क्या किया होता है? प्लानिंग। पेपर पे प्लान किया हुआ होता है। फिर तुम क्या करोगे? उसे टाइप करोगे। टाइप कर लेने के बाद क्या करोगे? कंपाइल करोगे। जब तुम कंपाइल करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा एरर क्या क्या है। बताइए जब आप उसे कंपाइल कर लेंगे और वो एरर फ्री हो गया तो कंपाइलेशन के बाद क्या होगा? लिंकिंग। हाँ भाई, हाँ भाई, करो। हाँ, लिंकर क्या काम करेगा? किस चीज को किस चीज के साथ? सर हाँ, वो नहीं होगी लाइब्रेरी में हाँ, उन फाइल्स के कोड्स को उठा के आपकी मेन फाइल के साथ क्या करते हैं? अच्छा मुझे एक बात ही बताओ, मेरा प्रोग्राम ऐसा है जिसमें 10 लाइब्रेरी फाइल्स यूज हो रही हैं,
किस बिना पर लिंक लिंकेज ऐसे होगा कि वो जो लाइब्रेरी फाइल्स हैं उसके अंदर फंक्शंस पड़े हुए हैं। मेरा प्रोग्राम ऐसा है कि जिसमें मैंने 10 फंक्शंस यूज किए और तमाम के तमाम फंक्शंस उन लाइब्रेरी के फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं। तो बताओ जब मैं उसको कंपाइलेशन करूंगा, हाँ कहो, वो रखे हैं। हाँ मैं देखिए क्या कह रहा था मैं, जब मैं 10, अब मुझे एक बात बताओ, 10 लाइब्रेरीज जब आके अटैक होंगी तो तुम्हारी फाइल का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाए। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मेरे फंक्शंस एक ही फाइल के अंदर मौजूद हो और आसानी से कॉल आउट हो जाए, समझते हो। तो लिंकिंग होता है, यानी कि सबसे पहले प्रोग्राम लिखते हैं, फिर उसको कंपाइल करते हैं, जब वो कंपाइल हो गया उसमें कोई एरर नहीं है तो फिर उसको क्या कर दिया जाता है, लिंक करते हैं। उसको लिंक कर दिया जाता है, और लिंक करने के बाद फिर एग्जीक्यूट किया जाता है, रन किया जाता है प्रोग्राम। जब रन हो गया तो इसका मतलब है, तो ये एडिटिंग सोर्स कोड, ये वही वाली बात हो गई कि सबसे पहले आप प्रोग्राम लिखते हैं और उसको .p या .c या .cpp में क्या कर लेते हैं, ये एक्सटेंशंस हैं इनके। जब आप प्रोग्राम सेव करते हैं तो किस एक्सटेंशन में सेव हो रहा होता है, सी में या cpp, हम cpp में सेव करते हैं। कंपाइलिंग का मतलब क्या हो गया कि उसको कंपाइल करके बताएगा कि प्रोग्राम में कोई एरर है या नहीं, ठीक है। लिंकिंग में क्या करेगा, स्टेप कवर्स क्या करता है, इंक्लूजन्स ऑफ, इंक्लूड करेगा लाइब्रेरी फाइल्स को आपके प्रोग्राम के साथ। एक मिनट, अब वो क्या होती है, वो हेडर फाइल की शक्ल में होती है जिनको हम इंक्लूड करेंगे। जब ये इंक्लूड हो जाएंगी सही सही, अच्छा इंक्लूड करने के लिए जरूरी है कि वो फाइल्स क्या होनी चाहिए, मौजूद। अगर फाइल ही मिस गए तो फिर वो लिंक, अगर तुमसे कहें कि बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है कि लिंकिंग में एरर आ जाए, तो क्या कहोगे, हेडर फाइल मौजूद नहीं समझे, क्या काम है। तो एरर कंपाइलेशन में आएगा या नहीं, फिर कहाँ आएगा, कंपाइलेशन में एरर आएगा नहीं। जब प्रोग्राम कंपाइल होता है तो पहले कंपाइल होता है, कंपाइल चेक करता है प्रोग्राम के अंदर कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है। जब प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तब आपने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, उसमें ऊपर लिंकिंग फाइल्स भी है और प्रोग्राम भी है। जब तुम प्रोग्राम को कंपाइल करते हो तो लिंक नहीं चेक करता, वो इंक्लूड है इंक्लूड नहीं देखता, वो क्या करता है पूरा सिंटैक्स चेक कर लेता। सिंटैक्स चेक हो गया, अब जब लिंक करने के लिए जाएगा और लिंकिंग में एरर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो हेडर फाइल्स थी वो वहां से उठाने के लिए जाके लिंक करेगा। अब तुम लाइब्रेरी आए हो उस फाइल को देखने के लिए, वो बुक ही नहीं मिली तो तुम लिंक कर सकोगे। तो इसका मतलब क्या है कि लिंकिंग एरर का मतलब क्या है कि लिंकिंग एरर की एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि लिंकिंग फाइल .h, stdio.h, conio.h, math.h, ये फाइलें मौजूद ही नहीं है मेरे पास, मेरे सिस्टम पे सबके होती हैं। हो सकता है आपने गलती से डिलीट कर दी तो फिर वो लाइब्रेरी फाइल्स उससे ऐड अप नहीं। तो लिंकिंग फाइल का मतलब क्या है, आपके प्रोग्राम में कंपाइलेशन का एरर नहीं है, बल्कि फाइल जब मैं लिंक थी तब नहीं कर सका। ये जो आप सिंटैक्स एरर फाइंड करते हैं, जब एग्जीक्यूट करते हैं तब भी वो, अगर हम वो एरर बीच में तो दिखा देता है एरर नहीं, जब आप एग्जीक्यूट करते हैं तो एरर दिखाने का मतलब क्या है, एग्जीक्यूशन का मतलब है उस प्रोग्राम का रिजल्ट आता है, ये मतलब होता है एग्जीक्यूशन। जब मैं एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता हूं तो एग्जीक्यूशन एंड नहीं हुई तो इसका मतलब क्या, एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ड्यूरिंग कंपाइलेशन उसने बता दिया, जब स्क्रीन ब्लैक आ जाए तुम्हारे सामने तो इसका मतलब क्या है, अब एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया। हाँ भैया सर, अगर मेरे पास लाइब्रेरी फाइल पड़ी है सारी, हाँ और हेडर फाइल मैंने भी प्रोग्राम इस्तेमाल ही नहीं की एंड तक, हाँ हाँ तो कोई फर्क नहीं। हाँ लेकिन मसला ये है कि लाइब्रेरी फाइल्स पड़ी हुई है, आपने हैश इंक्लूड किया नहीं जबकि नीचे उन फाइल्स का फंक्शन यूज कर लिया है, तो आपने फाइल ही नहीं लगाएंगे। आप जब आपने फाइल नहीं लगाई, जब उसको कंपाइल कर रहा होगा, वो लिंक कर रहा होगा, लिंक के बाद जब एग्जीक्यूट करेगा तो उस वक्त भी वो आपको एरर दे देगा। सर stdio है, हाँ। ये लाइब्रेरी फाइल है कि हेडर फाइल है? जो हेडर फाइल होती है ना उसको हेडर क्यों कहते हैं, क्योंकि तुम्हारे प्रोग्राम के हेड में होती है, वो ऊपर लिखी जाती है, इस बात से उनका हेडर कहते तो हेडर है, लेकिन वो असल में लाइब्रेरी फाइल्स है, उन्हीं को लाइब्रेरी भी कहते हैं और प्रोग्राम के अंदर उन्हीं को हम कहते हैं हेडर। हाँ एक सेकंड रुकिएगा, मैं अभी लेता हूँ। कन्वर्ट द फॉलोइंग मैथमेटिकल इक्वेशंस को कन्वर्ट करना है इन इक्विवेलेंट। अब ये बताओ, ये वाली इक्वेशन है x² + 2xy + y², ये आएगा एग्जाम में, आता है। देखिए इसको कन्वर्जन करने के लिए फंक्शन क्या यूज कर रहा है, पाव, तो math.h इंक्लूड करना लाजमी है। अब कैसे लिखेगा, पाव x² है तो x बेस आ गया और 2 क्या हो गया इसका स्क्वायर, प्लस आया 2 × x × y, सही है। और फिर +y² पाव y और 2। तो दैट, अगर मैं इस x² की जगह x × x लिख देता तो भी क्या था, ठीक है। ठीक, तब भी सही था। तो दोनों, हाँ बेटा
होगा मैथ की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, मैथ्स रिक्वायर्ड जो भी आपने मल्टीप्लाई ये अगर ये ऐसे करें तो और नहीं लगेगा है। ऐसे जैसे आपने किया है तो y2 है y मल्टीप्लाई y तो फिर आपको मैथ डॉट एच लगाने की जरूरत नहीं पावर। नहीं, मैथमेटिकल लिखा हो या नहीं लिखा हो तुम्हारे ऊपर है ना भाई। मैं ये कहता हूँ 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा बोलो? 8। अगर तुमने ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके मुझे बताया तो मुझे तो कोई तकलीफ नहीं ना, मुझे तो आंसर चाहिए। चाहे x into x करें, चाहे पावर x2 करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये यहाँ पे कुछ फंक्शंस दिए गए, ये फंक्शंस हम देख लेंगे, आप लोग देख लेंगे, इसमें इतनी मुश्किल नहीं होगी है। ये मैं शेयर अभी करा ही नहीं है, इंशाल्लाह करा देंगे। तो बस इसको यहीं तक हाँ कहिए।